ये बेटा कल मैंने कुछ जनरल के आई थी डेप्रेशन चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, और हमने कुछ डेप्रेशन के सारे टॉपिक्स करे बातचीत करी थी। तो आज ये कुछ नए नए टॉपिक्स हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़े, उन पर फोकस करेंगे। जैसे कि पहले ही बात कर रहा है वो चेंज इन यूजफुल लाइफ की। मतलब अगर हम यूजफुल लाइफ बदलते हैं, अभी तक आज तक तुमने लाइफ में जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें कभी लाइफ चेंज नहीं हुई। जितनी चीज जितने साल के लिए होती है उतने साल के लिए रहती है, लेकिन अब क्या होगा, लाइफ भी चेंज होगी। तो अगर रचित एंटरप्राइज ओन्स एन एसेट विद ऑर्डिनल कॉस्ट 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख की एसेट खरीदी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जब खरीदा उसने तब एसेट की लाइफ 10 साल और स्क्रैप वैल्यू 40,000। कह रहा आफ्टर 4 साल, मतलब 4 साल के बाद 1 अप्रैल 2019 को मैनेजमेंट ने क्या फील करा कि इसकी ना यूजफुल लाइफ को रिव्यू कर देते हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ को रिवाइव कर दो और रेजिडुअल वैल्यू को भी रिवाइव कर दो। रिवाइव का मतलब ये होगा कि बढ़ा दो या फिर चेंज कर दो। इट वॉज फाउंड दैट आफ्टर इनकरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस, जो कि कैपिटल नेचर का है 44,000 का मतलब उस मशीन पे अगर हम 44,000 रुपये खर्च करेंगे तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो लाइफ ऑफ एसेट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 ईयर बियॉन्ड रिमेनिंग 6 ईयर। लॉजिक समझना, 10 साल की चीज है, 4 साल इस्तेमाल कर ली, 6 साल बची, लेकिन मैंने जैसे ही 44,000 का खर्चा किया तो उसके दिन कितने हो गए, 3 साल और बढ़ गए। मतलब 6 साल तो था ही था, 3 साल और इंक्रीज हो गया, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू 30,000 की हो गई। तो मतलब 4 साल इस्तेमाल, 10 पूरे 10 साल के एंड में 4 साल मिलते, 40,000 मिलते, लेकिन यहाँ पर 44,000 खर्च करने के बाद बेचने बेचने पे भी 30,000 मिलेगा, और साथ में तुम्हारा 3 साल एक्स्ट्रा भी हो गया। अब आपको ये पता लगाना है कि डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज होगा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, तो यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं हम, चेंज इन यूजफुल लाइफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एओडी निकालेंगे। मैंने तुम्हें एओडी फॉर्मूला बताया था कल। अब यहाँ पर चेंजेस कैसे आ रहे हैं पहले उसको देखो। सबसे पहले तुमने 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2011 था ना, शायद 11, हाँ 15। 1 अप्रैल 2015 को तुमने खरीदा कितने की, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट है वो है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपए। अब तुमने कितने साल यूज किया, 4 साल, तो यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं 4 साल खत्म हो रहा है तुम्हारा, पहला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016, दूसरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017, तीसरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018, चौथा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। ऐसे ही 4 साल यूज कर लिया। अब फर्म क्या सोच रही है, कंपनी क्या सोच रही है, चलो इसमें कुछ खर्चा करते हैं। तो इन्होंने खर्च किया कब, डेट क्या डाली है वो, 1 अप्रैल 2019। इसी के ओपनिंग डेट पे उन्होंने यहाँ पर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करी जिसकी कीमत 44,000 थी। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब बिना खर्चा करे ये मशीन 10 साल तक चल सकती थी, लेकिन जैसे ये खर्चा कर दिया ये 3 साल और चलेगी। क्लियर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खर्चा किया, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और बढ़ेगी। ठीक है, अगर 10 साल यूज होती तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 40,000, लेकिन इन खर्चे के बाद अब रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 30,000। ठीक है, अब कैसे तुम्हें पता लगा कि यहाँ पर खर्चा हो रहा है, तो तुम्हें एओडी निकाल लो पहले सीख। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे मशीन की या एसेट की, 4 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 40,000, डिवाइड बाई,
मैं जब यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा 10 साल यूज होगी, तो 10 साल, तो 3,60,000 डिवाइड बाई 10, 36,000 रुपये पर एनम मेरा ये डेप्रिसिएशन लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन ये 36,000 रुपये कब तक? तो एओडी फॉर 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 साल तक 36,000 रुपये सालाना चार्ज होगा। तो यहां तक डेप्रिसिएशन 36 अब एक 4 को क्या हुआ, मशीन में कुछ चेंजेस आ गए, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैसी वैल्यू बदली, तो अब मुझे बुक वैल्यू पता लगानी पड़ेगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 1/4/2019। मेरी बुक वैल्यू क्या होगी यहाँ तक, तो कैसे पता लगाऊंगा, 4 लाख माइनस 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 36,000 इंटू 4 कितना हो गया, इंटू 4, 36,000 इंटू 4, जो कि 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो 4 लाख माइनस 1,44,000, ये कितना हो गया, मैंने गलत कर दिया क्यों, 4 लाख माइनस 1,44,000, 2,56,000 रुपये मेरी वैल्यू यहाँ तक पता लगी। कोई दिक्कत बेटा? अब उसने क्या बोला, आपकी कीमत, आपकी मशीन की कीमत यहाँ तक 2,56 है, लेकिन अगर आप इसमें 44,000 रुपये खर्च कर दोगे ना, तो आपकी जो लाइफ भी है ना वो भी बढ़ जाएगी। मतलब एज ऑन 1/4/2019 यहाँ तक आपके एसेट की जो वैल्यू है, एसेट एग्जिस्टिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, वो है 2,56,000, और रिमेनिंग जो लाइफ है वो बची है 6 ईयर्स। लेकिन अगर आप 44,000 खर्च करते हो, देन तो आफ्टर रिव्यू, रिव्यू के बाद क्या हुआ, तुम्हारी एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यू कितनी हो गई, 256 प्लस 44,000, 3 लाख रुपए एसेट की वैल्यू हो गई। और लाइफ कितनी होगी, तो रिवाइव या रिवाइज्ड लाइफ, भाई 10 में से कितने चले गए थे, 4 साल, और कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 3 साल, तो ये हो गया 9 ईयर्स। बोलो बेटा कोई डाउट? अब एओडी कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर, या अब नेक्स्ट, या अमाउंट डेप्रिसिएशन लिख दो सिर्फ, या अमाउंट डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवाइव या रिवाइज्ड, तो वही ओरिजिनल कॉस्ट अब कितनी है, 3 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी उसकी, 30,000, डिवाइड बाई कितना करूंगा, 9 कर, तो ये आ गया 270 डिवाइड बाई 9, दैट इज 30,000 पर एन। बोलो बेटा कोई डाउट? तो अगले 9 साल के लिए 30,000 रुपये सालाना खर्च होंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन के बीच बीच में आएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब एग्जांपल 2 देखो, कह रहा कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कह रहा कौन से खर्चे को तुम कैपिटलाइज्ड करोगे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। कह रहा वाई लिमिटेड ने इंस्टॉल किया एक नया प्लांट, उसकी प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट कुछ खर्चे हुए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्लांट 3,40,000, उसका डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट लगा 27,000, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन 1,13,000, कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी चार्ज लगे जिसने खरीदा 40,000, इंटरेस्ट का खर्चा लगा जो सप्लायर को तुमने दिया उधारी के चक्कर में 36,000, डिसमेंटल करवाया 5 साल के बाद 15,000 रुपये खर्च हुए, और ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, जब तुम प्रोडक्शन कर रहे थे या उससे पहले तुम्हें ऑपरेटिंग जो लॉसेस हुए हैं वो हुए 26,000। कह रहा आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर इंड ए एस 16।
सिंपल सा फंडा समझिए। इंड AS16 के अकॉर्डिंग कौन कौन से खर्चे इसमें चार्ज होने चाहिए और कौन कौन से खर्चे चार्ज नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचो, मैं इंड एस की बात ही नहीं कर। मुझे बताओ, मैंने मशीन खरीदी है, मेरा खर्चा है कि नहीं है? यस सर। ये खर्चा है कि नहीं है? यस सर। ये खर्चा है कि नहीं है? यस सर। कंसल्टेंसी चार्ज, मतलब जब मैं खरीद रहा हूँ, किसने मुझे सलाह दी होगी, वो पैसा तो लेगा ना। ये खर्चा है कि नहीं है? सर एक्सपेंस तो सभी आ गया ना। नहीं, यहाँ पर समझना पड़ेगा, खर्चे तो सारे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा जो मेरी मशीन को रिलेट कर रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा जो मेरी मशीन को रिलेट नहीं कर रहा। तो दीज ऑल आर एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू मशीनरी या प्लांट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इंटरेस्ट पे किया सप्लायर को, तो बेटा इससे तुम्हारी मशीन का रेट वेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम देरी से पैसा दे रहे हो, तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। ठीक है, डिसमेंटल करवाना, भैया ये तुम्हारी मशीन का पार्ट है, इधर से उधर करोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन लॉसेस को थोड़ी ना बेयर करेगा। तो ये दोनों खर्चे छोड़कर बाकी जो भी खर्चा तुम्हारा बचता है, these ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ? सर डिसमेंटल कॉस्ट होगा ना। मैं बताता हूँ डिसमेंटल कॉस्ट क्या होता है। मेरे पास एसी है, एसी को लगाने का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। यस सर। अगर एसी को उतारेगा तो खुद उतार लेगा, बंदा बुलाएगा? यस सर, सर्विस वाले को बुलाएंगे। वो पैसे लेगा नहीं लेगा? यस सर। तो उसमें तुम्हारे एसी की कॉस्ट इफेक्ट पड़े, होगी नहीं होगी? तो कम हो जाएगी ना सर उससे तो। देखो बात को समझो, यहाँ पर कॉस्ट कम कैसे होगी? अगर मैं कैश खर्चा पे यस कर सर, रहा हूँ तो मेरी इंक्रीज हो कॉस्ट जाएगी। इंक्रीज होगी ना। यस सर। क्लियर? बस कहानी खत्म होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल टू, या फिर हेडिंग डाल देते सीधा, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जब मैंने लास्ट क्लास ली थी, मैंने वहां पर एक पॉइंट लिखवाया था, एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड, याद है? जब ओरिजिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने वहां पर लिखवाया था एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज्ड। तो हमने ऐसे लिखा था, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस टू बी कैपिटलाइज, इस पूरे को मिला के ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये वही बात कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल टू है तुम्हारी बुक का, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्वल टू, सबसे पहले कितने खर्चे देख लो, 3 40 27 1 13 40, 3 40 27 1 13 40 और 15, बस। 3 40 और 27, 3 67 और 3 70 80, 4 80, 5 20, 5 20 और 15 5 35, 5,35,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब ये दो खर्चे लेंगे नहीं, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करे जाते। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट चार्जेस कैन बी कैपिटलाइज्ड इफ इंड AS3 बोरोइंग कॉस्ट अलाउज, ऑपरेटिंग लॉसेस कैन नेवर बी कंसिडर्ड। कह रहा अगर इंड AS23 लगाओगे तो इसको ऐड करना, वरना मत करना। मैं बता दूं तो क्यों। बेटा एक बात बता, इसका मैं समझा देता हूं। वैसे इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंड AS16 है, PPE की बात कर रहे हैं, समझियो। बेटा एक स्कूटी या बाइक, कंपनी बोल रही 1 लाख, कोई दिक्कत। अब अगर तू इसको EMI पे लेगा, तो मुझे बता तेरी बाइक क्या 1 लाख की पड़ेगी कि ज्यादा की पड़ेगी? सर इंटरेस्ट लग जाता है ईएमआई पे तो तो बाइक की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना। तो कह रहा है ये वाला कंसेप्ट अगर क्वेश्चन में बोलता है AS23, तो आप इसको भी ऐड कर देना, वरना आप इसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? याद रहेगी बात? यस सर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन का मतलब अगर किसी चीज को रीवैल्यू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से समझो बेटा। एक्स लिमिटेड हैविंग अ प्लांट
विद इनिशियल कॉस्ट 3.5 लाख। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, एक प्लांट परचेज, उसका प्लांट है, उसकी इनिशियल कॉस्ट है 3.5 लाख, मतलब उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए की है। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, जब उसको रीवैल्यू कर रहे थे, तब तक तुम्हारे पास एक्यूमुलेट उसके नाम पर डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा कर रखा है, एक। तो मतलब सिंपल सी बात को समझे, अगर 3.5 लाख की कॉस्ट है, इसके ऊपर 1 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, एक्यूमुलेट कर रखा है, तो इसका मतलब उसकी कीमत कितनी होगी, 1,80,000। कोई डाउट? नो सर। ये इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 1,80। कह रहा था फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट बाय रेफरेंस टू ट्रांजैक्शन इन सिमिलर एसेट इज एसेट्स टू 2,30,000। कह रहा हमने क्या किया, एक प्लांट की फेयर वैल्यू चेक चेक करी, मैं सेम एसेट की, जो एसेट हमारे पास है उसकी फेयर वैल्यू जब पता चली, तो वो 2,30 नजर आ रही थी। कितनी नजर आ रही थी, 2,30। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी दिख रही है, 1,80,000 सर। 1,80। तो बताओ, मार्केट में यही चीज 2,30 की है, लेकिन हमारे हिसाब से 1,80 की है, तो हमारे प्लांट की वैल्यू बढ़ी की घटी? बढ़ गई है सर। कितनी बढ़ गई, 50,000। 50,000। बस बेटा यही कहानी है इसके अंदर, 50,000 बढ़ेगी। अब समझिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको माइनस किया ना 71 को। यस यहाँ पर सर। देखो एंट्री क्या मैंने बताई थी, याद है कि प्रोविजन से क्या होगा, प्लांट की वैल्यू घटेगी। जब लास्ट में ट्रांसफर किया था हमने एक, अगर मैं यस सर। निकालू उसको, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कल मैंने भेजा था ना वो लास्ट क्लास में। एक सेकंड, इसको डाउनलोड करके ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। प्रोविजन, ये रहा बेटा, ये एंट्री दिख रही है सबको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, दिख रहा है बच्चों, ये थर्ड वाली एंट्री। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, दिस वन, ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो मतलब प्रोविजन को खत्म करना है, तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे, एसेट को डिक्रीज करेंगे। तो बस यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। प्रोविजन मतलब एक्चुअल डेप्रिसिएशन टू प्लांट 170 से कम कर दिया, तो मेरी वैल्यू बची 1,80, लेकिन मार्केट में कितनी है, 50,000 ज्यादा दिखा रहा है। तो मैंने अगेन प्लांट को इंक्रीज करा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू अदर, प्लांट अकाउंट डेबिट टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो अगर आप इसको ना दिखा के, अगर इसको नहीं दिखाओगे तो क्या करोगे, आप प्लांट की वैल्यू तो बढ़ा रहे हो, तो उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर टू सर रीवैल्यूएशन रिजर्व कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व में इसको डाल सकते हो। क्लियर? सर, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये दिखता बैलेंस रहेगा? शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा, बिल्कुल। दोबारा बता रहा हूँ, इसने अदर इनकम लिखा हुआ है, इसको मत दिखाना, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको सिंपल सी लाइन क्या लिखनी है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, और इसका इंपैक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। लेकिन हमें इस चैप्टर में ये काम करना ही नहीं कि बैलेंस शीट में दिखाना है, बस ये समझाने के लिए था कि प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी कि, और वो जो बढ़ा है वो हमारा फायदा है, इसलिए वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? और सर डिक्रीज हो जाता है तो वैल्यू? उसको ऑपोजिट कर देंगे। मतलब समझ नहीं आया, अच्छा। दोबारा बोल, क्या कह रहा है वैसे, एंट्री नहीं क्या नहीं, होगी, अगर हाँ हाँ। देख बेटा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, ओके सर, तो वो एसेट साइड दिखेगा। वो एसेट साइड दिखेगा। हम उसको दिखाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, प्लांट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? सर हाँ बेटा, बोल बेटा। सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व शेयर मतलब जो शेयर होल्डर का कैपिटल होता है उसमें आता है ना, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। हाँ ये उसमें आता है, लेकिन हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं अभी, मैं बता देता हूँ, सिर्फ उसमें ठीक। नहीं आता। वैसे बिल्कुल सही है कि हेडिंग जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस की है, लेकिन हम कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे। तो कंपनीज एक्ट को अगर ना पढ़े तो सिंपल सी बात क्या होगी, एक टाइप का ये रिजर्व है, लेकिन क्या तुम्हें ये कैश फॉर्म में मिला? लॉजिक समझो नो बच्चों सर। साथ। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो तुम्हें मिला, क्या ये कैश आया इसके नाम पर?
नहीं आया, ये नॉन कैश फॉर्म में है ना। तो इसलिए सिंपल सी बात क्या करेंगे, हम इसको लायबिलिटी में शो करेंगे। अगर कंपनीज एक्ट पढ़ते हम, तो वहां पर रिजर्व सरप्लस के हेड के अंदर आ जाता रिवैल्यूएशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ सर छोटे छोटे, हाँ बेटा बोल। सर जैसे हम लोग अभी लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन बताया था फाइनल अकाउंट्स में, उसमें रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आपने समझाया था। हाँ तो उसमें जैसे अगर इसकी वैल्यू प्लांट की रिवैल्यू में बढ़ने की जगह कम हो जाती है, जैसे बाई चांस 2,30,000 की जगह हाँ ये हाँ। 1,50,000 हो जाती है, 30,000 कम हो जाती है उल्टी, हम्म, तो हम लोग इसको पीएल के डेबिट में ऐसा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी शो कर सकते हैं ना? हाँ उसको वहीं पर करेंगे। प्लांट की तो तो वैल्यू पीएल, घटेगी घटेगी, हाँ हाँ, पी तो एंड में पीएल जाएगा ही अकाउंट, जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट की एंट्री सही प्लांट, रहेगी? हाँ बिल्कुल। ओके। और ये हमने किया था ना, डेप्रिसिएशन की जब वैल्यू भी कम करी थी, याद होगा तेरे यस को। सर, यस सर, यस सर। हाँ बस वही है, ये सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें थी जो एग्जाम्पल में थी, उनको याद रखना। देखो एक चीज और बता देता हूँ, एक सेकंड, ज्यादा ऊपर चला गया। ये देखो, तुम लोग कल एक बात पूछ रहे थे मेरे से हायर परचेस के बारे में, ये दिख रहा है थर्ड पॉइंट। When asset is purchased on hire purchase system is a type of a installment system. सर ये मतलब पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर बेटा बुक ये का, बुक का है सर। 9.18। ओके सर। इंस्टॉलमेंट में अगर तुमने कोई भी चीज खरीदी, ठीक है, देखो पहले जमाने में क्या होता था, अगर तुमने पुरानी मूवी देखी होगी, लोग सामान खरीद के लाते थे, हर महीने उनको पैसे देते थे। अगर तुम सामान के पैसे देना बंद कर दोगे तो वो घर से टीवी फ्रिज उठा के लेके जाता था, याद है कुछ पुरानी मूवीज में? यस सर। देखा होगा पुरानी मूवी में। अब उस कंडीशन में क्या होता था, हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे से कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद कर लाता है, तो वो उसके पैसे किस्तों में देता रहेगा, और वो उस चीज का मालिक तब बनेगा जब वो उसकी आखिरी किस्त भर देगा। अगर जिस बंदे ने उसको जो परचेज किया है, अगर वो कोई भी किस्त देने से फेल हो जाता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस सामान उठा के ले आता है उससे। बात समझ आई? लेकिन आजकल ये हायर परचेस सिस्टम खत्म होके इंस्टॉलमेंट में बदल गया है, कि आप जाओ सामान ले आओ, बैंक को पैसा देते रहो, अगर तुमने किस्त नहीं भरी, बैंक तुम पर केस करेगा, अपना पैसा ले लेगा। दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। जो बंदा हायर परचेज के सिस्टम में सामान खरीदता है, उसको हायर परचेजर बोलते हैं, और जो बेचता है उसको हायर वेंडर। याद रहेगी बात? जो खरीदेगा उसका नाम क्या? हायर परचेजर। जो बेचेगा हायर हायर वेंडर। वेंडर। अब एक्चुअली क्या, ये चैप्टर तुम्हारे बीकॉम से डिलीट कर दिया गया काफी टाइम से, तो इसके क्वेश्चन के चांसेस कम बनते, लेकिन तुम्हें फिर भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब हायर परचेज प्राइस पता कैसे चलती थी? किसी भी चीज की कीमत और उस पे लगा हुआ ब्याज, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, तो ये मिला के तुम्हारा हायर परचेज प्राइस बन जाता था उस चीज का। क्लियर? यस आगे सर। बात समझ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट मस्ट कैलकुलेट द कैश प्राइस फ्रॉम द गिवन हायर परचेज प्राइस बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, सॉरी बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने से पहले आपको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, और कैश प्राइस निकालोगे तभी जाके डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे, वरना क्योंकि कैश प्राइस के अंदर अमाउंट ये दोनों जुड़े होते हैं हायर परचेस प्राइस में, तो इसलिए पहले इसको अलग करो, फिर चार्ज लगाओ। डन? समझ आएगी मेरी बात? तो मैं तुम्हें बता दूं, हम्म। इस कैश प्राइस को निकालना सीखने के लिए चार मेथड होते हैं, वो पूरे चैप्टर के अंदर है।
तो इसके क्वेश्चन आने बनते नहीं है तुम्हारे। सर तो रहने दें इसको फिर। हाँ बस समझा दिया तुम्हें मैंने। अगर क्वेश्चन आएगा अगर आगे कभी तो मैं तुम्हें उसका मतलब क्या है, ठीक है। ओके सर। देखो बेटा ये एक चीज समझ लो, और ये कंपोनेंट अकाउंट एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है, वही मैं इनके बारे डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा फिक्स्ड एसेट में कंसिस्ट ऑफ आइदर वन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम हेल्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा है सिर्फ ये मत समझना कि बिल्डिंग बिल्डिंग यही सब एक से ज्यादा चलती है, कुछ और भी चलती है। एसेट में कंटेन वन कंपोनेंट और मोर देन वन कंपोनेंट, जैसे कि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट मेकिंग वन फिजिकल यूनिट विद वन कॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के एक चीज बनती है। तो कह रहा सबका अलग अलग डेफिनेशन लगता है। तुम्हें अगर पता होगा घर में तुम्हारे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, क्या एसी के अंदर कंप्रेसर की वारंटी अलग होती है और एसी की वारंटी अलग होती है कि सेम होती है? ये बात। हम्म। सर सुनाई नहीं दिया था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एसी के आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर की वारंटी 5 साल की होती है, एसी की वारंटी 1 साल की होती है। ऐसा क्यों, दोनों की इकट्ठे क्यों नहीं? सर अलग अलग मतलब उसका। तो इसका कारण यही है कि अगर दोनों चीजें अलग अलग होती है तो दोनों पे डेफिनेशन भी अलग अलग तरीके से लगेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट अकाउंट। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया है, एक फर्म ने परचेस किया एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में क्या था, एयर फ्रेम था जो बॉडी था एयरक्राफ्ट का, इंजन था और इंटीरियर था जैसे कि चेयर फर्निशिंग है सब। तो बट द फर्म रिकॉर्ड एरोप्लेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन उसने अपने बुक में एरोप्लेन रिकॉर्ड कर रखा था 1 यूनिट और एक कॉस्ट के साथ। तो इंटरेस्टिंगली द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एरोप्लेन कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम खुद सोचोगे कि इसको सेपरेट कर सकते हो from the principal asset which have got significantly different cost, different useful life. Hence, each item should be depreciated separately. It is called component accounting. Clear बेटा point? बेटा क्या आप यस लोगों ने सर। असेंबल्ड कंप्यूटर देखे हैं? यस सर। उसमें होता है ना मदरबोर्ड अलग, सीपीयू अलग, सॉरी यस। मदरबोर्ड हो गया तुम्हारा अंदर का, उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी होगी। तो इन सब के अलग अलग टाइम पीरियड में खराब होता है, तो सबका अलग अलग यस डेफिनेशन सर। लग सकता है, ठीक है। So it means that if an asset have several components which can physically separate from the main or principal asset, which have got significantly different cost or different useful life. तो कह रहा है अगर अलग अलग हो समझ जाना, सबकी कीमत अलग है, सबकी यूजफुल लाइफ भी अलग है। जब कीमत अलग यूजफुल लाइफ अलग, इसका मतलब दोनों की अकाउंटिंग भी डिफरेंट और दोनों का डेप्रिसिएशन भी डिफरेंट। तो AS10 ने क्या बताया कि कंपोनेंट अकाउंटिंग के अलग से तुम काम करो, तो ईच पार्ट ऑफ एन आइटम सबको फिक्स्ड मानना। मतलब अगर एरोप्लेन के अंदर 3 चीजें थी, सबको फिक्स्ड मानो। क्लियर बेटा? और इसमें छोटा सा एग्जांपल है। यस सर। एग्जाम में देखो फॉर्मेट ऐसे भी आ सकता है, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना अभी, तुम्हें लग रहा है सर छोटे छोटे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं सकते। बेटा आजकल एग्जामिनर ऐसे हो गया, हो सकता है तुम्हें 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे दे और यही एग्जाम्पल दे दे इसी तरीके के। तो जिन बच्चों ने इनको छोड़ दिया होगा वो नहीं कर पाएंगे, तुम लोग कर लोगे, तो इस बात का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अ फर्म परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अमृतसर। एक फर्म ने क्या परचेज किया, मोटर व्हीकल परचेज करी, लोगों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, मतलब टाइप ऑफ बस खरीद ली। इसकी कीमत 8 लाख की थी, 1 अप्रैल 2018 को खरीदी। द मेजर और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द मोटर व्हीकल कंसिस्ट मेन बॉडी कंसिस्टिंग 2.5 लाख। भाई उस मोटर व्हीकल की जो मेन बॉडी थी उसकी कीमत 2.5 लाख की थी, और अंदर का जो इंटीरियर था वो 3.5 लाख का था, इंजन 2 लाख का था। मेन बॉडी की जिंदगी 5 साल, सिटिंग यूनिट की जिंदगी 4 साल, इंजन की जिंदगी 8 साल। डेफिनेशन निकालो। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या किया उसने, डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट बॉडी। कंपोनेंट बॉडी का मतलब ये वाला मेन बॉडी, कितनी कीमत, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 5, 50,000 इसका। सिटिंग का 4 साल, सिटिंग 3.5 लाख,
3.5 लाख डिवाइड 4, 87,500। इंजन 2 लाख और 8 साल, 2 लाख डिवाइड बाई 8, 30। तो एनुअल डेप्रिसिएशन तीनों की मिला के कितनी हो गई? 1,62,500। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट अकाउंट। तो अगर एग्जाम में मान लो वो कहता है इसी का अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? वहां दिमाग में तुम्हारे ख्याल क्या आएगा? अगर ये क्वेश्चन ना किया होता, तुम सारी एसेट को जोड़ देते, सबके टाइम को जोड़ देते, डिवाइड कर देते, गलत कर। तो लेकिन करना क्या, तुक्का अलग अलग निकाल के अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग साल में ये खत्म होती चली जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझाया था तुम्हें कल। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, होंगे इसके अंदर। ये जो किया था ना, एओडी आरओडी निकालना, ये रहा। ये एओडी आरओडी समझाया था मैंने तुम्हें, तो यही बात यहाँ पर भी कर रहा हूँ। एओडी आरओडी निकालना, जनरल एंट्री मैंने तुम्हें कल बताई थी। देखो, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। वैसे मैं अगर करवाऊंगा तो अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता होता या याद नहीं होता, फिर भी समझना। सोलोमैन परचेज मशीन 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2016। उसकी लाइफ जो है 5 साल की है, स्क्रैप वैल्यू 10 साल की है। उसने डिसाइड किया डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। आपको जनरल एंट्री भी पास करनी है 5 साल की, और लेजर अकाउंट भी बनाना है सेम पीरियड के लिए। तो मैं यहाँ पर जनरल एंट्री पास नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं आएगी, आएगी तो लेजर आएगा। ठीक है? तो 1 लाख की कॉस्ट है, 5 साल की जिंदगी, 10 10 साल का एनुअल डेप्रिसिएशन। तुम्हारी बुक का इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एन। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितने था इसका? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, 90,000 डिवाइड बाई 5, 18,000 और n। और कुछ निकालने को बोला क्वेश्चन में? बस यही बात बोली, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे यहाँ पर पॉइंट देखो क्या है। बेटा मशीन, ये मशीन खरीद कब रहा है? 1 जनवरी 2016। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2031। तो मतलब पहले साल जब ये मशीन खरीदी गई, 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016, सिर्फ 3 महीने यूज हुई है, और बाकी सालों में पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। तो ये पहले 3 महीने का अमाउंट पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ये जो एओडी पूरे साल का होता है। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ निकालना हो तो क्या करूं? 18,000, 18,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 6 3 चौक 12। इसको कर लेते डिवाइड। 18,000 डिवाइड बाई 3, सॉरी 18,000 डिवाइड बाई 4, 4,500 पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल गया। ठीक है? तो अगर इसका मैं वर्किंग नोट बनाऊं एक, तो कॉस्ट 1 जनवरी 2016 कितनी है मशीन की कॉस्ट? 1 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016, 4,500 मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ गई 1 अप्रैल 2016 की? ये 1 लाख में से 4 गया 96, 96 में से गया 95,500, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016। बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2017। डेप्रिसिएशन हर साल का कितना है? 18,000 रुपये, जो हमने निकाला था एओडी, ये रहा 18,000। तो 18,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 15 में से 8 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 70 से 500। टोटल हमें कितने साल का बनाना है? यहाँ पर लिखा हुआ है उसने 5 साल का बनाना है, पहले 5 साल। तो ये 1 साल यहाँ हो गया,
कंप्लीट। दूसरा साल यहाँ हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018, 18,000 रुपये 3 साल। फिर बुक वैल्यू 1/4/2018 माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019, 18,000 ही लगेगा। कितने साल हो गए? 1 साल डेप्रिसिएशन, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। एक और साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020, 18। यहाँ पर मेरे पूरे 5 साल का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया और मेरी यहाँ पर बुक वैल्यू बच जाएगी जितनी। तो ये आ गया 5, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 1 गया 5, यहाँ माइनस कर लो 005114, यहाँ माइनस करो 00, 11 में से 8 गया 3, 3 में से गया 2, 23,500। ये पूरा मैंने वर्किंग नोट बना लिया। इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा सर ये क्या छोटा सा क्वेश्चन है, वर्किंग नोट बना लिया। बड़े बड़े क्वेश्चनों में बेटा हम वर्किंग नोट के बिना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर 3-4 मशीनें आ गई तो दिक्कत दे देगा वो। अब इसी को देख के क्या बनाएंगे हम? लेजर। सर हाँ बेटा बोल। सर वैसे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 होनी चाहिए थी, पर जो डेप्रिसिएशन 9 महीने का नहीं लगा उसकी वजह से ही बढ़ गई है ना। नहीं नहीं, इसका स्क्रैप वैल्यू कितनी? 10,000 ही है ना। हम्म। हाँ तो 10,000 ही लगेगी। लेकिन वो लेकिन 10,000, अच्छा इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल लाइफ की 5 लाइफ है ईयर्स ना। है। अच्छा यस लाइफ ही सर। 5 है ना। हाँ ठीक है, फिर तो और हाँ। अच्छी बात है। मैं वो देखना भूल गया था। तो जो सर वो 5 साल कंप्लीट 13,000। हो गए। 1 मिनट, हम्म। 5 साल कंप्लीट हो गए तो मेरी ये बुक वैल्यू कितनी आ गई? 31 मार्च 2020। ठीक है, इस साल ये बिक जाएगी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप हो गए ना ये अब यस सर। 10,000। तो देखो अब खुद सोचो, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि गलत ना हो गया हो कैलकुलेशन। 1 लाख माइनस 4500, 95,500 और 4 साल, 18,000 मल्टीप्लाई 4, 72,000 माइनस 95,500, 23,500। और बिकेगी कितने की? 10,000 की। तो मुझे बताओ जब इसकी लाइफ पूरी हुई 5 साल के बाद, ये इसने बोला स्क्रैप वैल्यू पे अगर ये जाएगी तो कितने मिलेंगे इसको? 10,000 रुपये मिलेंगे। तो मुझे बताओ इससे इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हो गया सर। कितने का फायदा हो गया? 13,500 का। 13,500 का फायदा हो गया। तो बस हमें वहीं पर इसको छोड़ देना है कि बैलेंस तो बचाएंगे नहीं। तो ये इसका 13,500 रुपए का फायदा हो गया इसको यहाँ। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट में दिखाने से, क्योंकि जब कोई चीज बिक रही होती है तो क्या उसको प्रॉफिट में दिखा सकते हो तुम? क्या उसको प्रॉफिट में दिखा सकते हो? ये सर मतलब फायदा हो गया, मशीनरी बिक रही है तो मतलब सर। नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट में नहीं दिखाएंगे। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये मशीन बिक रही है तो मतलब ये वैसी कूड़ा हो गई। हमें कौन सा पैसा, हमें पैसे कितने मिलेंगे? तुम्हें पैसे कितने मिलेंगे? 10,000। 10,000 ही मिलेगा ना। तो बता तू क्या 13,500 का फायदा बोलेगा उसको? तुम सोचोगे कि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लग गया 13,500 रुपए का। अच्छा सर। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर ध्यान से सुनना, हमेशा आंचल मेरी बात को गौर से सुनना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई? सर अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मेरा नुकसान ही, ये प्रॉफिट दिख जाएगा अगर आप बोलोगे, लेकिन पैसे तो मुझे यही मिलेंगे, इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? डेट। देखो मैं बना रहा हूँ डेट। जब 1 जनवरी 2016 को खरीदा, ठीक है, तो इसके लिए पहला साल कंप्लीट कब हो रहा है? 31/12, 31/12, 31/12, 31/12, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 31/12, 5 साल। सर इसमें फाइनेंशियल ईयर लिया हुआ है। मैं वो समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ। नहीं मुझे नहीं पता, मैं अच्छा समझा सर। रहा हूँ, समझो। अगर हम 1 जनवरी को सामान खरीदते हैं, उस चीज का उस चीज का 1 साल कब पूरा होगा? साल खत्म होगा। तो अगर मैंने जनवरी में कोई चीज खरीदी है तो मेरा साल कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर में। दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। बोलो कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? एज पर दिस
मेरी एओडी जो पर ईयर की निकली दैट इज 18,000 रुपीज। कोई डाउट? अब प्रॉब्लम क्या आई, हमारा साल कब क्लोज करना है? मार्च में। तो यहां खत्म हो रहा है पहला साल हमारे अकॉर्डिंग 31 मार्च 2016। दूसरा कब खत्म हो रहा है? दिसंबर, एक मिनट, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इधर खत्म होगा 31 मार्च 2018। मैं इधर भी डेट डाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। 16, 17, 18, 19, 20। अब मुझे भी डेट की कोई दिक्कत नहीं होगी। 16, 16, 17, 17, 18, 18, ठीक है। इधर आ जाएगा 31 मार्च 2019। इधर आ जाएगा 31 मार्च 2020। आप समझो बेटा। अब देख, पहला अकाउंटिंग ईयर मेरी मशीन कितने महीने यूज हुई? 3 महीने। कोई डाउट? दूसरा, अब यहां से यहां तक इसके अकॉर्डिंग साल खत्म हो रहा है, और फिर यहां से यहां, तो ये 9 मंथ और ये 3 मंथ। देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। यहां से यहां, फिर यहां से यहां, 9 मंथ, 3 मंथ। यहां से यहां, यहां से यहां, 9 मंथ, 3 मंथ। यहां से यहां, यहां से यहां, 9 मंथ, 3 मंथ। फिर यहां से यहां, 9 मंथ। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब जब मैं अकाउंट बना रहा हूं, मैं अपना अकाउंट 31 मार्च 2021 तक बना सकता हूं या नहीं बना सकता? आंचल या अमीषा बेटा मुझे बता, क्या मैं अपना अकाउंट 31 मार्च 2021 तक बना सकता हूं या नहीं बना सकता? यस सर। बना सकता हूं? यस सर। नहीं बना सकता बेटा, क्योंकि इसकी लाइफ यहीं खत्म हो जा रही है। इसके बाद तो ये जा ही नहीं रहा। ये देखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कंप्लीट हो गए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो मतलब दिसंबर के 9वें महीने में ही खत्म हो जा रही है इसकी जिंदगी। कोई दिक्कत? नो सर, नहीं बना सकता। लॉजिक समझ आ गया क्वेश्चन का क्या था? यस सर। तो अगर हम सीधा ही आंख, जैसे मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका 5 साल का दे रखा था, तो मुझे लगा सिर्फ 5 के लिए था। अब देखो, अब जब यहाँ डेप्रिसिएशन निकलेगा, पहला तो 31 मार्च तक लग गया। दूसरे में क्या है, यहाँ पर 31 मार्च 2017 का मतलब क्या है? 31 मार्च 2017 का मतलब 9+3। ऐसी 9+3, 9+3, 9+3। तो जब लास्ट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा, ये 31 मार्च 2020 पे हूं ना मैं अभी। तो देखो बेटा, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना। तो 31 मार्च के बाद 31 दिसंबर तक का भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो माइनस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020। मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे पता है स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। तो द रिमेनिंग बैलेंस इज डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बोलो बेटा, कोई डाउट? नो सर। बेटा विराट क्लियर है नहीं क्लियर है? सर बस एक चीज पूछनी थी, हाँ 2 बार बोल। डिप्रिसिएशन लगेगा आखिरी बार में? हाँ, देखो मेरी बात दोबारा समझ। बेटा देख, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक डेट की बात कर रहा हूँ, पहला साल यहाँ खत्म हुआ, दूसरा साल यहाँ खत्म हुआ, तीसरा यहाँ खत्म हुआ, चौथा यहाँ खत्म हुआ, पांचवा यहाँ खत्म हुआ, है ना? यस सर। लेकिन मशीन मेरी 5वें साल में 31 दिसंबर तक चलेगी। तो मतलब अभी ये 2020 वाला साल बाकी है ना? यस सर। तो यहाँ 9 महीने लगाऊंगा। तो वो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन ये है। चल क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को चलते हैं। बेटा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहाँ तक का निकालना है? 5 साल तक का। यस सर। क्या आपने इस पूरे के अंदर, यहां से यहां तक, पूरे 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया?
जी सर। सोच ले। नहीं लगाया, देख, ये लगाया तुमने 3 महीने का, ये लगाया 12 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 महीने का। अब 5 साल पूरे हो गए। नहीं नहीं सर, बचा 9 महीना। कितना बचा? 9 महीने। वही हम्म। बैलेंसिंग फिगर है 9 मंथ। लॉजिक क्लियर? यस सर। बस बेटा यही पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर, समझने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन भी हिला देते हैं, दिखने में सिंपल लगते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसका फटाफट से अकाउंट बना रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 टू बैंक 1,00,000। 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन 4500। सेम डेट बाय बैलेंस सीडी 95,500 क्लोज। अगेन 1 4 2016 टू बैलेंस बीडी 95,550। 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन 18,000। सेम डेट द रिमेनिंग बैलेंस विल बी, मैं वर्किंग नोट बनाया था उसी में देख लूंगा रिमेनिंग बैलेंस कितना है दूसरे साल का। 77,500। 77,500। 1/4/2017 टू बैलेंस बीडी 77,500। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन 18,000। सेम डेट बाय बैलेंस सीडी फिर देख लूंगा, दैट इज 59,500। 59,500 यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। 1/4/2018 टू बैलेंस बीडी 59,500। 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 18,000। रिमेनिंग बैलेंस ऑन सेम डेट द बैलेंस इट इज 23,500। एंड लास्ट ईयर 1/4/2019 टू बैलेंस बीडी दैट इज 23,500। 31 मार्च 2020 अब देखो 31 मार्च 2020 आखिरी साल के अंदर मैं अगर यहाँ पर 31, हाँ ये तो पूरा लग रहा है ना एक साल में। मुझे लग रहा है मैंने कुछ 18,000 माइनस गलत कर दिया। ये एक मिनट देखना था कैलकुलेशन मुझे। सर थोड़ा डेट का दिक्कत आ गया ना ना आपकी वजह डेट से। का ठीक है, 41,500 आएगा डेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ अमाउंट थोड़ा कैलकुलेशन गलत। अमाउंट गलत। 41,500, ठीक है। ये हो गया 41,500 बाय डेप्रिसिएशन 18,000। अब बचा बाय बैलेंस सीडी 23,500। अब आएगा आखिरी साल 1/4/2020 टू बैलेंस बीडी 23,500। बट मैं अब 31 मार्च 2021 तक गया ही नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 में ही साल खत्म मेरा, क्योंकि उस मशीन की जिंदगी यहीं तक थी। तो इस पे लग गया 13,500। और इसका स्क्रैप वैल्यू जो मुझे मिल जाएगा बाय बैंक स्क्रैप वैल्यू दैट इज 10,000। अकाउंट क्लोज। बोलो बेटा कोई डाउट? नो क्लियर है? सर। यस। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर थी। अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ उन बच्चों के लिए। बेटा देखो मशीन अकाउंट आप बना रहे हो, इसके लिए जनरल एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी पहली, अगर याद होगी। जब भी हम ऐसे खरीदते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये रहा मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड बैंक में डाल दिया मैंने, क्योंकि ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सिंपल से लॉजिक के लिए मशीन एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं, जब भी डिक्रीज होता है तब उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो मशीन खरीदने से मशीन की वैल्यू बढ़ती है, डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू घटती है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड लिखते चलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर एक और अकाउंट बनाना चाहते हो वो बनता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। मैं इसको पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, फिर भी समझ जाना। सबसे पहले मैंने एंट्री डाली 31 मार्च 2016 की टू मशीन अकाउंट
दैट इज 4500। आप इसको सेम डेट पे क्लोज करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 4500, साल खत्म। फिर अगला साल 31 मार्च 2017, टू मशीन 18,000, 31 मार्च 2017 बाय पी एंड एल अकाउंट 18,000, साल खत्म। 31 मार्च 2018, टू मशीन 18,000, सेम, साल खत्म। 18 बाय पी एंड एल अकाउंट 18,000, साल खत्म। ऐसे 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 दिसंबर 2020। तो टू मशीन 18,000। मैं बेटा यहाँ फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि सबका सेम ही रहता है अमाउंट। और टू मशीन 18, और यहाँ पर भी आ जाएगा 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। सॉरी, यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 13,500 लास्ट वाले में। और 31 दिसंबर बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट 18,000, 18,000 और 13,500। लॉजिकली अगर देखोगे, ये देखो, दैट इज फॉर 3 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, 4 साल, 4 साल 3 महीने, 4 साल 9 महीने। कोई दिक्कत? नो सर। सर, हाँ बेटा, बोल बेटा। अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइनेंशियल ईयर एज्यूम करेंगे या कैलेंडर ईयर? गलत, हमेशा हमेशा फाइनेंशियल ईयर, ओके सर, हमेशा। जैसे ये बुक में मतलब दिया हुआ है डेप्रिसिएशन को 31 मार्च पे लगाया है। इसका रीजन ये है ना कि इसको राइट ऑफ करने के लिए, मतलब पीएल लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर का। मतलब इसी क्वेश्चन में कह रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, वो देखो बेटा, ये जो गिवन देगा वो उसके हिसाब से कर, क्योंकि तो ज्यादातर इसमें, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। यानी इसमें सर हम बोले कि इसमें लास्ट में डेप्रिसिएशन 31 मार्च डेट लिखा हुआ है, ऐसा में दिसंबर में, लेकिन ब्रैकेट में 9th मंथ दिया हुआ है। तो उसका रीजन ये है ना कि वो लास्ट एज अ फाइनेंशियल ईयर राइट ऑफ करने के लिए। इसमें दे रखा है, मतलब बुक के सॉल्यूशन में। यस सर, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दे भाई। लेजर में सर। चल, हाँ, अच्छा, ये वाला कह रहा है। यस सर। देखो बेटा, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, ये अगर देख छोटी, ये गलत करा हुआ है इन्होंने। वो तो दिसंबर होना समझ, चाहिए था ना सर? हाँ ये दिसंबर होगा, क्योंकि अगर वही तो। यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो 9 महीने बनते ही नहीं है, वो बनेगा ही 12 महीने। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये दिसंबर हो। वो उसको ब्रैकेट में फिर इसने ऐसा लिख हाँ, ये दिया। 9 मंथ लिख दिया तो क्लियर। अगर 9 मंथ ना होता ना, तुम ये हम्म, लॉजिक पकड़ ही नहीं पाते, इन्होंने क्या काम कर दिया उल्टा। वही तो सर, वही हम भी चेक कर रहे थे। हाँ, ये गलत है, ये नहीं होगा, यहाँ पर दिसंबर ही है। कोई दिक्कत हाँ। बच्चों? सर अगर स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा अमाउंट देता तो सर उसको प्रॉफिट मान लेता अगर। सब प्रॉफिट मान लेते। पैसे देखो होगा भी नहीं, कभी प्रॉफिट आएगा नहीं। हम्म। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हमेशा घाटे में ही जाता ओके सर। है। तो इसलिए हम उसको लॉस भी नहीं मानते, हम मानते हैं वो डेप्रिसिएशन है। तभी ये जो डेप्रिसिएशन निकला है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, अब ये बैलेंसिंग फिगर हो गया एक तरीके से। ओके सर। ठीक है यस सर। सर कल क्लासेस होंगी क्या? बेटा, मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि मैं खुद अभी घर पर भी नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। ओके सर। ये पहले बात को समझो, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। क्या है? आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कंसेप्ट सेम है। बस यहाँ पर कहानी क्या होगी तुम्हारी, बस एक इसने दोनों मेथड से करने को बोला है। तो स्ट्रेट लाइन 10% बता दिया, तो स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड है। आप लोग स्ट्रेट लाइन से कर लेना इस क्वेश्चन को सेम कंसेप्ट में। बाकी फिर अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस एक मेथड होगा, वो वाला तुम्हारा यूनिट प्रोडक्शन मेथड होगा, डिप्लीशन मेथड, वो समझाऊंगा। बाकी फिर क्वेश्चंस के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। सर हाँ बेटा, बोल बेटा। सर मैंने आपको एक एडजस्टमेंट भेजी थी, वो एक बार देख के बता देना ट्रीटमेंट उसका। मैं बेटा अभी बता देता हूँ, विराट ने भी एक भेजी थी, मैं बता देता हूँ, दोनों को भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। ठीक है। ओके सर, और सर टैली के लेक्चर्स अपलोड कर दो। अच्छा, मैम ने किए नहीं कि मैंने बोल तो दिया था मैडम को। कोई नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ, अपलोड कर देंगे, उनको देख लेना। कोई डाउट आएगा जब एंट्री ओके करने के लिए, तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, बता दो। ठीक है ओके सर, सर तो ओके। अगर कल क्लासेस का सर इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि बेटा, हो सकता मैं है सर रात को पॉसिबल ना। इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि यस सर, एक्चुअली, क्योंकि हाँ सर हम बताता हूँ, एक हो सकता सेकंड है। रुक, एक यस सर, हम